गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं दिनेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सोडियम संस्थान पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग अपना वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने कक्षा 12 की बायोलॉजी के पहले चैप्टर में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तक पढ़ लिया था। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि लघु बीजाणु जनन, उसमें लघु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है और लघु बीजाणु की संरचना क्या होती है, हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। आज हमें देखना है लघु बीजाणु का परिवर्धन यानी कि विकास, कि जो लघु बीजाणु है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले आपने देखा था कि जो लघु बीजाणु था इसकी संरचना क्या थी। इसके अंदर एक इस तरीके से स्तर था, ये इसका अंदर वाला स्तर होता है। इसके बाद ये इसका बाहर वाला स्तर होता है। अंदर वाले स्तर को इंटाइन बोला जाता है और बाहर वाले स्तर को एक्साइन बोला जाता है। ये इसका बाहर वाला स्तर है जिसको एक्साइन बोलते हैं और अंदर वाले स्तर को इंटाइन बोलते हैं। ये मैं आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वाले चैप्टर में ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर यहाँ पर एक केंद्रक होता है और ये पूरी कोशिका वेजिटेटिव सेल कहलाती है। यहाँ पर एक कोशिका होती है जिसको जनरेटिव सेल कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर एक छिद्र होता है जिसको जर्म पोर कहा जाता है, जिसको क्या कहते हैं, जर्म पोर कहा जाता है। ठीक है, ये वेजिटेटिव सेल है और ये जनरेटिव सेल है। ठीक है, आपको लिख दे रहा हूं मैं, ये है वेजिटेटिव सेल। ये पूरी जो बड़ी वाली सेल है इसको वेजिटेटिव सेल बोला जाता है, ये उसका न्यूक्लियस है। और ये जो छोटी वाली सेल होती है इसको बोला जाता है जनरेटिव सेल। ये होती है जनरेटिव सेल। ठीक है, इसके डेवलपमेंट के टाइम सबसे पहले जो इसका इंटाइन होता है, इसका इंटाइन जर्म पोर से एक छोटी नलिका के रूप में बाहर निकलता है। इसका माइक्रोस्पोर का अंतःचोल बोलते हैं इंटाइन को। इसका अंतःचोल जनन छिद्र से एक नलिका के रूप में बाहर निकलता है। इस नलिका को पोलन ट्यूब कहा जाता है। यहाँ पर आप इस तरीके से देखेंगे कि जो इसका इंटाइन होता है वो इस रूप में एक पतली नलिका के रूप में निकलता है, जिसको क्या कहा जाता है, पोलन ट्यूब कहा जाता है। और इसी पोलन ट्यूब में इसके दोनों केंद्रक आ जाते हैं। ये जो केंद्रक होता है वेजिटेटिव सेल का, ये यहाँ पर आ जाता है और जनरेटिव सेल का केंद्रक लगभग यहाँ पर इस तरीके से ये जनरेटिव सेल आ जाती है। कुछ समय बाद क्या होता है, इसकी पोलन ट्यूब और अपने आकार में वृद्धि करती है और इस तरीके से बड़ी हो जाती है। ये इसकी पोलन ट्यूब हो गई है। पोलन ट्यूब कुछ समय बाद आकार में वृद्धि करके बड़ी हो जाती है। यहाँ पर इसका ये वाला जो केंद्रक होता है, ये वाला केंद्रक वेजिटेटिव सेल का यही वाला केंद्रक है। अब इस वाले केंद्रक को यहाँ पर ट्यूब न्यूक्लियस बोला जाता है। इस वाले केंद्रक को क्या बोला जाता है, ट्यूब न्यूक्लियस बोला जाता है। और ये जो जनरेटिव सेल होती है इसका केंद्रक दो भागों में बढ़ जाता है, जिसको दो भागों में बढ़ करके दो मेल गैमीट का निर्माण कर लेता है। इसको क्या बोलेंगे हम, मेल गैमीट्स। ये यहाँ पर दो मेल गैमीट्स बन जाते हैं। ठीक है, और ये जो नलिका निकल रही है इसी नलिका को बोला जाता है पोलन ट्यूब। इसको क्या बोलेंगे, पोलन ट्यूब। तो इस प्रकार से माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, यही पोलन ट्यूब फिर बाद में हमारे निकल करके कहाँ पहुंचती है, जो बीजांड का माइक्रोपाइल होता है वहां तक पहुंचती है। अभी हम बाद में पढ़ेंगे। इतना डेवलपमेंट हमें देखना है इसका। ये क्या होता है, निषेचन के पहले का डेवलपमेंट हो जाता है। इसमें माइक्रोस्पोर से एक ट्यूब निकलती है। इस ट्यूब में वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस आ जाता है, जिसको ट्यूब न्यूक्लियस कहा जाता है। तथा इसका जनरेटिव सेल जो होती है, जनरेटिव सेल दो केंद्रकों का निर्माण करती है जिसे मेल गैमीट्स कहा जाता है और इस ट्यूब को पोलन ट्यूब कहा जाता है। इस प्रकार से लघु बीजाणु जनन का परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब हम लोग इसके बाद की प्रोसेस, यहाँ तक हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंप्लीट हो जाता है लगभग पूरी तरीके से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अगले क्लास में देखेंगे उसके बारे में, हमारा गाइनोसियम के बारे में। ठीक है,
अब हमको क्या पढ़ना है, गाइनोसियम के बारे में जानना है, बीजांड क्या होता है, बीजांड की संरचना क्या होती है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।